आवाज आ रही सबको? यस सर। ओके, स्क्रीन है विजिबल, क्लियर है? काफी ब्लर है। ब्लर है? आपका नेट भी रेड दिखा रहा है। नेटवर्क का थोड़ा इशू है एक्चुअली, बिकॉज आई एम एक्चुअली नॉट एट होम। सो 1 मिनट देते हैं इसको, ये यूजुअली ठीक हो जाता है। चलेगा सर, आप स्टार्ट कर लीजिए। हम्म हो गया सर। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने ये किया था, आई थिंक बर्नौलीज इक्वेशन मैंने तुमको बताया था, और उसको अब हमें अप्लाई करना है। कंटिन्यूटी इक्वेशन बताया था और बर्नौली इक्वेशन। उससे पहले एक चीज ये है रिलेटेड टू स्टैटिक्स ओनली, जिसपे तुम्हें प्रॉब्लम मिलेगा एक बुकलेट में, कल हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे डाउट्स में इन द अदर बैच, सॉरी, बट you might see a few problems related to that concept, which is that of a barometer. A barometer or a manometer or any kind of a meter that measures the pressure using liquids. ठीक है, तो जैसे बैरोमीटर मैं क्विकली बता देता हूँ, वैसे ये कॉन्सेप्ट कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट जस्ट बिकॉज यू माइट सी प्रॉब्लम्स ऑन दिस। तो बैरोमीटर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि हम एक ट्यूब लेते हैं, 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब होता है जिसका एक एंड क्लोज्ड होता है, और फिर हम उसको ऊपर तक मर्क्यूरी से फिल कर देते हैं। ठीक है, देन वी टेक अ मर्करी बाथ विच इज अ बिग टब ऑफ मर्करी फिल्ड विद मर्करी, और फिर क्या करते हैं कि जो बैरोमीटर ट्यूब है उसके ऊपर हाथ लगा के उसको बंद करते हैं। देन वी टर्न इट अपसाइड डाउन, कीप आवर हैंड अंडरनीथ इट, and then we put it in the mercury bath with our hand going in the thing so that the mercury from the tube doesn't spill out. And then once the tube is inside, we remove our hand from here, यहाँ से जो हाथ था हमारा वो हटा दिया, तो कुछ मरकरी नीचे आ जाता है, तो मरकरी फाइनली एक लेवल पे आके रुक जाता है। अब मरकरी वहां से चला गया तो वहां पे एक्चुअली वैक्यूम हो जाता है, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं है अब लिटरली। पहले वहां पे मरकरी था, अब वो चला गया वहां से, गैस तो है नहीं क्योंकि गैस आएगा किधर से उधर। सो इट्स अ परफेक्ट वैक्यूम एट दैट पॉइंट, राइट। और फ्लूइड्स का मेन कॉन्सेप्ट जो है जो इसमें यूज हो रहा है वो ये है कि फ्लूइड में एक सिंगल कनेक्टेड बॉडी ऑफ लिक्विड में किसी भी एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे तुम प्रेशर इक्वेट कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर इक्वल है। बैरोमीटर ट्यूब, हाँ। इसमें हमेशा से एक डाउट था कि वो एयर बबल्स मर्क्यूरी के थ्रू अंदर नहीं जाते हैं। एयर बबल्स मरकरी के थ्रू अंदर नहीं जाते हैं, मतलब एक वैक्यूम से जो नहीं प्रेशर नहीं बन रहा है। नहीं नहीं, यहाँ से तुम बोल रहे हो एयर मरकरी में से जाए और वैक्यूम में पहुंच जाए? यस सर। नहीं, नहीं जा पाएगा, क्योंकि एयर को मरकरी में घुसने के लिए जो प्रेशर को ओवरकम करना पड़ेगा वो इज इट्स लाइक सेइंग कि मैं एक ऐसी जगह पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं जा सकता हूँ नीचे, तो I could go there, but the problem is there is a hill between me and that point. So technically I could go there, but I have to overcome something bigger than that before. ओके सर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे प्रेशर इक्वेट कर सकता हूँ। अब बाहर तो PATM ही है सब जगह, तो यहाँ पर भी PATM है। यहाँ 0 है और मान लो मरकरी का कॉलम का हाइट h हो गया है, तो यहाँ PATM है, और इधर में मैं लिखूंगा 0 प्लस रो मरकरी GH। ठीक है, एंड देयरफॉर बाय मेजरिंग एच, जो कि इस पे मार्क्स रहेंगे, ये बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, हर सिटी में लगा होता है ये, या अदर जिन जिन सिटीज में, जिन जिन अर्बन बेसिकली पॉपुलेटेड एरियाज में मेट्रोलॉजिकल सेंटर होते हैं जो लोकल टेम्परेचर और लोकल एयर प्रेशर, लोकल ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड करते हैं, तो वहाँ पे ये रखा होता है। और बेसिकली क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेसिंग है ऑन एवरीथिंग व्हिच इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो वेरी करता है डे टू डे। समटाइम्स द एटमॉस्फेयर प्रेसेस डाउन हार्डर ऑन अस, समटाइम्स नॉट सो मच, एंड सो व्हाट हैपेंस इज you can find that day's atmospheric pressure if you can read this height.
एंड इनफैक्ट यूजुअली वो लोग क्या करते हैं, अगर तुम मीटरोलॉजिकल डेटा देखोगे, दे विल नॉट इवन से कि आज इतने एटमॉस्फेयर प्रेशर है या इतने बार या इतने पास्कल प्रेशर है, दे विल सिंपली रिपोर्ट इट इन हाइट। वो बोलेंगे आज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी बराबर प्रेशर है। Although dimensionally this is not pressure, it is a height, but the understanding is that this is how tall a column of mercury can be supported by today's atmosphere in a barometer tube. जिस दिन एटमॉस्फेयर का प्रेसिंग ज्यादा होगा उस दिन ज्यादा लंबा टावर खड़ा कर सकता है वो, तो उस दिन ये वैल्यू ज्यादा होगी। जिस दिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा उस दिन वो कॉलम छोटा होगा। अगर तुम थोड़ा इंट्यूटिवली समझना चाहते हो, ये तो मैथमेटिकली हो गया कि 0 + ρgh इक्वल्स टू दिस, तो उससे मिल गया मेरे को। लेकिन इंट्यूटिवली ये है, तुम ये बताओ कि अगर मैं एक ओपन ट्यूब डाल दूं इसके अंदर जो ऊपर से खुला हुआ है, तो इस ट्यूब में मरकरी का लेवल कहाँ पर होगा? 0, सब हॉरिजॉन्टली होगा, इक्वली। इधर ही होएगा। वो इसलिए है क्योंकि यहां से भी एटमॉस्फेयर प्रेस कर रहा है, यहां से भी प्रेस कर रहा है और यहां से भी प्रेस कर रहा है। तीनों जगह से एटमॉस्फेयर इक्वली प्रेसिंग कर रहा है। इस केस में क्योंकि यहाँ वैक्यूम है तो उधर से कोई प्रेसिंग नहीं कर रहा है, बाहर से दोनों तरफ से एटमॉस्फेयर प्रेस कर रहा है, और वो उधर से क्योंकि कोई प्रेसिंग नहीं है तो उसके अगेंस्ट वो कॉलम को खड़ा कर दे रहा है। वो जो गेम होता है ना जिसमें वो हथौड़ा मारते हैं और फिर वो चीज ऊपर जाती है, उसी टाइप का प्रिंसिपल है एक सेंस में। जितना जोर से नीचे से हथौड़ा मारेंगे उतना, तो एक कॉलम जो है एटमॉस्फेयर की प्रेसिंग के कारण कहाँ, यहाँ से प्रेस कर रहा है तो किधर जाएगा? वो जा ही नहीं सकता कहीं, तो ट्यूब के अंदर चला जाएगा। ऊपर भी एटमॉस्फेयर होता तो उधर से भी प्रेसिंग आ रही होती तो ऐसा दिखता। इसी पे बेस्ड और क्वेश्चन हो सकते हैं कि हो सकता है कि अंदर यहाँ पे वैक्यूम नहीं हो बल्कि गैस हो एट सम प्रेशर विच इज बिगर देन 0 बट लेसर देन एटमॉस्फेरिक। मान लो PATM/2 प्रेशर है यहाँ पर, ठीक है, तो एक कॉलम का हाइट छोटा हो जाएगा क्योंकि दैट प्लस दैट शुड बी इक्वल टू PATM। द मोर द प्रेशर इज हेयर द लेस H इज नीडेड टू बैलेंस PATM। अगर अंदर ही, अगर तुम इसमें होल कर देते हो यहाँ पर तो एटमॉस्फेयर घुस जाएगा अंदर, यहाँ पे भी PATM हो जाएगा, तो ये 0 PATM बन जाएगा, तो फिर H 0 होना चाहिए टू मैच PATM। मेक सेंस? और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन तुम्हारे बुकलेट में है कि ऐसा बैरोमीटर ट्यूब है जिसमें ऐसे करके यहाँ तक मरकरी है और वो बोल रहा है कि यहाँ मैंने होल कर दिया। सवाल ये है कि क्या मरकरी बाहर निकलेगा या नहीं? थोड़ा निकलेगा। नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? वैक्यूम बैलेंस कर लेगा। क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है और अगर उस 0 में इतना ρgh मिलके PATM बनता है तो इतना ρgh बन के मिलके तो PATM से कम ही बनेगा। 0 + this will be lesser than 0 + this, right? And 0 Yes, plus sir. this, 0 plus this is PATM, तो 0 plus only this is less than PATM। यानी इस होल में के अंदर जो मरकरी है जस्ट अंदर, Low उधर जो pressure. प्रेशर है वो PATM से कम है। बाहर से एटमॉस्फेयर तो प्रेस कर ही रहा है, जो इधर भी कर रहा है वो इधर भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मरकरी का प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम है, तो एटमॉस्फेयर उसको अंदर आने, बाहर आने ही नहीं देगा। लेकिन अगर ये होल करके, मान लो तुमने ऐसे कई सारे पिन होल कर दिए जहां जहां मरकरी है वहां पे, तो कहीं से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अचानक से अब तुमने अगर ऊपर वाले पार्ट में होल कर दिया तो क्या होगा? इन सारे होल्स में से मरकरी निकलने लगेगा। डू यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाई? Yes, sir. ठीक है। अब इसमें वेरियस प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन लॉजिक यही है कि इधर कोई गैस है उसका कुछ प्रेशर है, जैसे मैनोमीटर होता है। YouTube वाला। हाँ, मैनोमीटर होता है किसी गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए। तो एक कंटेनर है जिसमें मान लो गैस है, उससे एक ट्यूब निकला है जो इस टाइप से है, जो ओपन टू एटमॉस्फेयर है। और अगर गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है तो इस वाले में लिक्विड का लेवल इस वाले के लिक्विड के लेवल से नीचे होएगा, लिक्विड ऐसा दिखेगा, क्योंकि अगेन इधर से एटमॉस्फेयर प्रेस कर रहा है, इधर से गैस प्रेस कर रही है। अगर गैस का प्रेशर ज्यादा है
तो टग ऑफ वॉर ये जीतने वाला है। अगर गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम है तो टग ऑफ वॉर ये जीतने वाला है। तो बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन हाइट इन द टू लेवल्स यू कैन कैलकुलेट द गैस प्रेशर। कि अगर मान लो बाहर जो है PATM है, मान लो गैस का प्रेशर P है अननोन और बाहर PATM है, और ये जो डिफरेंस इन हाइट्स है ये मान लो डेल्टा H है, तो इसमें डिफरेंस ऑफ हाइट ही रेलिवेंट होता है। लॉजिक तुम वही लगा रहे हो, प्रेशर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इन अ कनेक्टेड बॉडी ऑफ लिक्विड इज सेम। मैं यहाँ पे वो लॉजिक लगा रहा हूँ, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वेट कर रहा हूँ। यहाँ का प्रेशर तो गैस का ही प्रेशर है, और यहाँ कितना प्रेशर है PATM प्लस जो भी इस लिक्विड की डेंसिटी है रो G डेल्टा H। So by measuring delta H, which can be read off from the tube itself, and by knowing PATM, you can find the pressure of the gas in the container. So it's an instrument to measure the pressure of a gas from the outside, manometer, right? Yes, sir. अभी हम लोग फ्लो पढ़ने वाले हैं, उसमें तुम देखोगे कि ऐसा ही लॉजिक फिर से यूज होगा फ्लो का वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। एक पाइप में फ्लो चल रही है, तो उस फ्लो में भी अलग अलग प्रेशर डिफरेंस होगा, तो उसमें भी हम एक मैनोमीटर जैसा लगा के, मतलब ये जो प्रिंसिपल है कि हाइट का डिफरेंस अलग अलग होता है अगर दोनों तरफ अलग अलग प्रेशर हो, वो यहाँ पर भी है, वो यहाँ पर भी है। ये कॉमन प्रिंसिपल है और ये बहुत यूटिलाइज होता है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में। दो एग्जांपल ये है, तीसरा एक और हम देखेंगे which is called a venturimeter. We will see that later, also based on the same principle. तो बस ये मेरे को बताना था तुम लोगों को। अब हम जाते हैं मेन स्टोरी पे। So can you please show the previous page for one? Thank you. Sir, if you make a hole in the barometer, sir, wouldn't the air in the atmosphere try to go towards the vacuum? Because this time the pressure is also much lesser than PATM, so the hill, the analogy you gave would be comparatively not as steep. क्या है फिर से बोलो, if I make a hole here? No, sir. The hole near the mercury. Yes, sir. So Then now since the pressure there is less than the pressure ATM, so the true air would actually हाँ बोलो so the air would find it relatively easier to try and go towards the vacuum, right? The air in the atmosphere. बिल्कुल। इनफैक्ट क्योंकि ये प्रॉब्लम है, मैं बस ये पूछ रहा था कि क्या मरकरी बाहर आएगा या नहीं आएगा। इवेंचुअली तो आ ही जाएगा, अगर तुम उसको लॉन्ग टाइम स्केल पे देखोगे तो हवा अंदर घुस जाएगी इसमें, क्योंकि हवा का प्रेशर ज्यादा है और मर्क्यूरी का कम है। एयर विल गो इनटू द थिंग, then bubbles will rise in the mercury and reach here, and then this will eventually come to atmospheric pressure. In fact, as it comes to any pressure other than zero, the level of mercury will start falling and mercury will start leaking out from it. Understood, sir. Thank you. All right, so अब जो है हमारे दो इक्वेशंस हैं किसी भी फ्लो में। एक इक्वेशन है कंटिन्यूटी का, which is basically conservation of, ऐसे लिख देते हैं, AV is a constant anywhere in the flow, जैसे PV की पावर गामा कांस्टेंट होता है। तो मतलब ये कि जहां पे फ्लो का क्रॉस सेक्शन नैरो होगा वहां पे स्पीड ज्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। और जो ये हमने किया था लास्ट में। हाँ, मैं बस रिकैप कर रहा हूँ, वो है कि कहीं पर भी प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH कांस्टेंट होगा। क्या हो गया? तो अगर फ्लो के अंदर, किसी भी फ्लो के अंदर तुम किसी भी जगह पे देखोगे तो वहां प्रेशर प्लस वहां हाफ रो V स्क्वायर प्लस वहां रो GH की वैल्यू कांस्टेंट होगी। द वे यू अप्लाई दीस इक्वेशंस इज यू पिक 2 पॉइंट्स इन द फ्लो, that you have to learn how to pick those points as conveniently as possible, and then you write कि पहला पॉइंट पे AV का वैल्यू इक्वल्स टू दूसरा पॉइंट पे AV का वैल्यू, एंड पहला पॉइंट पे P प्लस EA की वैल्यू इक्वल टू दूसरे पॉइंट पे। एक सेकंड रुक जाओ।
ओके सो नाउ पहले एक एग्जांपल लेते हैं इसका। कि लेट्स से एक टैप है, उसमें से हमने पानी चालू कर दिया, ठीक है। तुम लोगों को मैंने बताया था लास्ट टाइम कि पानी जो होता है वो जब नीचे गिरता है तो क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ रही होती है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा होता है, राइट। कंटिन्यूटी का एग्जांपल, मान लो पानी का जो निकलने का स्पीड है टैप में से वो दिया हुआ है u, और टैप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो मान लो दिया है a, ठीक है। और अंडर ग्रेविटी ये गिर रहा है और आसपास में एटमॉस्फेयर है, या वैक्यूम भी ले सकते हो, बट ठीक है चलो एटमॉस्फेयर ले लो, कोई बात नहीं, सब तरफ एटमॉस्फेयर है। तो एट दिस पॉइंट which is h below the tap, you have to find the cross section of the flow. ठीक है। अब before you solve this I have to say one more thing, because when applying this equation P तो वहां का प्रेशर होता है फ्लो के अंदर, हाफ रो वी स्क्वायर में रो डेंसिटी है लिक्विड का और v स्पीड है उसका, लेकिन जो h है वो जैसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं वैसे ही है ये above some reference line. So for any problem you are free to pick any reference line you want. कोई प्रॉब्लम है जिसमें वर्टिकल सिचुएशन हो रही है तो उसमें जो लोएस्ट सिचुएशन है जहां के नीचे कुछ नहीं हो रहा है उधर तुम अपना 0 ऑफ h ले सकते हो, राइट। तो जो पॉइंट उससे h ऊपर होगा उधर में ρg h आएगा। It's like gravitational potential. How do you write gravitation? You can also take not that point but some absolute ground, but that makes no difference क्योंकि absolute ground जो है में जितना ये है और जितना ये है वो डिफरेंस कैंसिल ही हो जाएगा, रिलेटिव है, relative है। Ultimately what matters is the difference, and what you have to be sure about is that this term must be added on the side of the point which is higher. This is height above some reference, ठीक है। तो तुम लोग करके देखो, दोनों यही दो इक्वेशन है, फ्लूइड फ्लो के सारे प्रॉब्लम्स में केवल यही दो इक्वेशन लगते हैं। सो जस्ट सी इफ यू कैन फाइंड द आंसर। सो इसमें सेकंड इक्वेशन की जरूरत है। दोनों की। हाँ चिन्मय करेक्ट आंसर है तेरा। परिजात करेक्ट है। हाँ ठीक है तेजस। सो होस्ट की होस्ट नहीं एक ही रहेगा, दूसरा सही चलो। है। हाँ पार्थ करेक्ट था तेरा।
हाँ चिन्मय करेक्ट है, B57। हाँ ओम करेक्ट है, ओम से पहले जिसने भेजा वो भी करेक्ट है। नहीं आर्यन, क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट कैसे रहेगा? श्रेया वो डिनोमिनेटर में प्लस रहेगा ना, एयर स्पीड ज्यादा रहेगी। पारिन हाँ करेक्ट सत्या, मुक्ता करेक्ट है। रिदम करेक्ट है। ज्यादा क्लीन करने के लिए इसको हम एक काम करते हैं, PATM 0 ही कर देते हैं। I'll tell you why, although I mean having air around it, if you assume that air doesn't cause some non-symmetric effects on the flow, Devyani correct है, then air is also fine, any PATM is fine. बट जनरली एयर में से जाता हुआ फ्लूइड यूजुअली एसिमेट्रिक हो ही जाता है, बिकॉज एयर जो है लोकली पार्टिकल्स को हिट करती है इन नॉन सिमेट्रिक मैनर। इट इज नॉट शेयर डिनोमिनेटर में प्लस। हाँ रैंडमली होता है एकदम, रैंडमली होता है। तो फ्लूइड, अगर फ्लूइड मान लो, फ्लूइड इमेजिन कर लो कि बड़े बड़े ब्लू स्फीयर्स हैं, और एयर इमेजिन कर लो छोटे छोटे व्हाइट स्फीयर्स हैं, एंड द बिग ब्लू स्फीयर्स आर मूविंग स्लोली टुगेदर like a procession through a crowd of white small spheres that are moving quite fast, then that procession can get shaped non-symmetrically by the random hitting of the small white spheres, right? And usually air के through जब वो जाएगा तो अपने लिए जगह बनाता हुआ जाएगा, तो air को हटाता हुआ जाएगा, तो उससे उसको जनरली उसमें फरोइंग हो जाएगी और मल्टीपल चैनल्स बन जाएंगे और फ्रॉथ जैसा हो जाएगा और टर्बुलेंस आ जाएगा। तो जो उसका जो लैमिनारिटी है, जो उसका मेन प्रिंसिपल है जिसपे ये सारे इक्वेशंस बेस्ड हैं कि फ्लो जो है लैमिनर है, स्ट्रीमलाइन है, वो खत्म हो जाएगा। दैट्स व्हाई यूजुअली इन एयर फ्लो डजंट स्टे लैमिनर फॉर लॉन्ग। बट मैं जो यहाँ पे ब्रॉडर पॉइंट बोल रहा हूँ वो ये है कि अगर PATM 0 भी कर दें, तुम लोग मेरे को ये बताओ कि अगर एक कंटेनर है जो रखा हुआ है टेबल पे अंडर ग्रेविटी, तो उसमें यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर से ज्यादा होता है। अगर मैं इसको 2 पॉइंट बोलूं और इसको 1 पॉइंट बोलूं, तो P2 exceeds P1. Why? Because of the weight of everything above it. But in a container that is, let's say, freely falling with G, zero gravity, yeah, what do you think will be the relation between P1 and P2? equal. They must be equal. क्योंकि फ्री फॉल में कोई किसी पे अपना वेट डाल ही नहीं सकता है, ऊपर वाला लिक्विड नीचे वाले लिक्विड पे अपना वेट डाल ही नहीं सकता है। तुम भी अगर फ्री फॉल में कूद जाओ अपने पैरों के नीचे वेइंग मशीन लगा के, तो तुम्हारा वेट नहीं दिखाएगा, वो जीरो दिखाएगा। while you are both freely falling, you and the machine, you can't exert a force on the weighing machine. ठीक है? Only when the machine has stopped due to some surface and then you are still pressing onto it because you want to go down, that's what your weight is, right? Your weight is really the force that the machine has to apply on you to stop you from going to the center of the earth. So in this case it should be the same pressure everywhere. ये लिक्विड फ्री फॉल में है तो इसमें हर जगह सेम प्रेशर होना चाहिए। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, तुम लोग वेरीफाई कर लो। तो 2 पॉइंट पिक करने होते हैं इन सारे प्रॉब्लम्स में, जहां पे तुम्हें कंटिन्यूटी की इक्वेशन लगानी होती है और बर्नौलीज इक्वेशन लगानी होती है। ऑर्डर चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में पहले तुम बर्नौलीज लगाओगे फिर कंटिन्यूटी लगाओगे, लेकिन यूजुअली ज्यादातर ये होता है कि पहले कंटिन्यूटी फिर बर्नौली लगाना होता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आर आस्किंग। लाइक इन दिस केस दे आर आस्किंग फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो फर्स्ट यू विल अप्लाई दिस टू गेट द स्पीड एंड देन यू विल पुट द स्पीड टू गेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर इसको विदाउट बर्नौलीज भी कर सकते हैं ना?
हाँ वो बर्नो, जब तुम बोलने वाले हो कि इसकी स्पीड यहाँ पे तुम लिखोगे ना u² + 2gh, हाँ सर, v² = u² + 2as. काइनेमैटिक्स से कर रहे हो ना, फ्री फॉल से. Yes sir. Kinematics in free fall is energy conservation, हाँ and Bernoulli's is also energy conservation. समझा सर. They are all the same thing. Bernoulli is more adapted to other situations, but as a special case, it can also yield an answer for this case, which you can otherwise find by either kinematics of free fall or by work done by gravity equals to change in kinetic energy. मतलब मल्टीपल तरीके हैं इसको कहने के. यहाँ से यहाँ गिरने में ग्रेविटी का वर्क डन mgh है और वही गेन इन काइनेटिक एनर्जी है, तो हाफ mv² - हाफ mv² = mgh, उससे भी आ जाएगा. या तुम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा दोगे v² = u² + 2ah, उससे भी आ जाएगा. वो इनफैक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम ही होती है. ये जो है v² - u² = u² + 2as is what really? It is v² - u² equals to 2as. दोनों अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें और मास से मल्टीप्लाई कर दें तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है. तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम ही है, बर्नौलीज इक्वेशन भी वर्क एनर्जी थ्योरम ही है. ठीक है. So all of these are identical. You're free to use whichever form. But of course, we are learning how to use Bernoulli's equation, so I'm going to write it in the form of Bernoulli's equation. तो Bernoulli's equation लगाने के लिए क्या करना होता है कि 2 पॉइंट पिक करने रहते हैं. यहाँ पे P तो है ही, मैं Q और ले लेता हूँ. जस्ट आफ्टर द लिक्विड हैज कम आउट ऑफ द टैप. टैप के अंदर क्या मैकेनिक्स होगा वो मुझे पता नहीं यूजुअली, क्योंकि कन्फाइनिंग जब चीज होती है तो उधर में प्रेशर का वेरिएशन हो सकता है ड्रामेटिक. इसके अंदर एक अलग प्रेशर होगा, लेकिन वहां पे हो सकता है डिफरेंट स्टोरी हो जस्ट इनसाइड द टैप. इसीलिए यूजुअली इन फ्लो प्रॉब्लम्स when you have to pick the 2 points where you are going to apply these equations, you should ideally pick them where you know the values. You should never pick them in a place where you don't know the values. Sometimes it's easy to confuse the two because they are so close together. You could say, अब क्या ही फर्क पड़ेगा, टैप के जस्ट अंदर या जस्ट बाहर लेने से क्या फर्क पड़ेगा. एक्चुअली काफी फर्क पड़ेगा. टैप के अंदर का स्टोरी काफी डिफरेंट होगा. लिक्विड जब कन्फाइन होता है तो उसके अंदर प्रेशर का वेरिएशन डिफरेंट होता है, और जब अनकन्फाइंड होता है, फ्री फॉल में होता है, तो डिफरेंट स्टोरी होती है उसकी. राइट. तो इन एनी केस मेरा जो क्यू पॉइंट है इज जस्ट आउटसाइड द टैप. इट इज इन द फ्री फ्लो पार्ट ऑफ द थिंग. ठीक है. जस्ट आउटसाइड द टैप मैंने लिया इसको. फ्री फॉल जो हो रहा है, जहां से चालू हो रहा है वहां पे क्यू है, और फिर नीचे h हाइट नीचे क्यू पॉइंट है. तो फर्स्ट मैं बर्नौलीज लगाने वाला हूं. बर्नौलीज एट P and Q. और क्योंकि मुझे ये लिखना होता है और इसके लिए हाइट लेनी पड़ती है एक रेफरेंस से, तो लेट मी से दिस इज द जीरो ऑफ h. You can always pick the lowest point of the problem as the zero of h. Right? तुम नीचे भी ले सकते हो, तुम ऊपर भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं. तब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आ जाएगा, डिफरेंस तब भी ये आ जाएगा. तुम इसके ऊपर भी ले सकते हो, दोनों नेगेटिव आ जाएंगे. मेक्स नो डिफरेंस वेयर यू टेक द रेफरेंस. तो कन्वेंशनली इधर ले लेते हैं, एक साइड का टर्म जीरो हो जाता है. तो P का जब लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे. प्रेशर एट P क्या है, मान लो P है, मुझे पता नहीं क्या है लेट्स से, लेकिन मैं ये तो ऑलरेडी देख चुका हूं ना कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम ही प्रेशर होने वाला है. ये सारे फ्री फॉल में है, तो कोई प्रेशर का वेरिएशन होना नहीं चाहिए विद डेप्थ. प्लस इधर में होगा हाफ रो. मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है अपना वेलोसिटी आते आते v हो चुका है. हाफ रो v² प्लस रो GH यहाँ पे जीरो है. एक चीज ये समझ लो, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है. ये वो रो GH नहीं है जो P प्लस रो GH करके प्रेशर मिलता है स्टैटिक्स में. Do you understand what I'm saying? सब मतलब आप सुधारना. हम स्टैटिक्स जब पढ़ रहे थे, जब लिक्विड फ्लो में नहीं था, तो हम कहीं पे प्रेशर हमें पता होता था, तो उसके नीचे h नीचे प्रेशर निकालने के लिए P प्लस रो GH करते थे. यस सर. ये जो है ऊपर जाते में होता है, ये ग्रेविटेशनल एनर्जी है. तो अगर तुमने यहां पे जीरो लिया है, तो ऐसा नहीं कि तुम यहाँ का प्रेशर प्लस रो GH करके यहाँ का प्रेशर लिख रहे हो. पहले तो किसी भी फ्लो में ये ध्यान रख लो, टेक इट एज वर्ड ऑफ कॉशन, फ्लो के प्रॉब्लम में P equals to P0 plus rho GH लगाओ ही मत. I will show you just after this in what specific context it is still valid, but in most cases it is invalid because it's, if you remember how it was derived, हमने कैसे derive किया था. P2 equals to P1 plus rho GH. एक सिलेंडर लिया था जो इक्विलिब्रियम में था, और उसके ऊपर वाले सरफेस पे प्रेशर P1 था, नीचे वाले पे P2 था, और फिर लिखा कि P2 into A equals to P1 into A plus the weight of this.
तो उससे मिला कि P2 इज P1 प्लस रो GH। तो वो कैसे आया, वो तुमने इक्वेशन कैसे लिखी, तुमने माना कि वो सिलेंडर ऑफ वाटर इक्विलिब्रियम में है। क्या ये पानी इक्विलिब्रियम में है? नहीं, ये तो एक्सेलरेटेड पानी है। तो किसी भी फ्लो में जब पानी फ्लो कर रहा होता है, अगर वो एक्सेलरेटेड है तो उसमें P प्लस रो GH नहीं लगा सकते हैं प्रेशर लिखने के लिए, कहीं और से प्रेशर मिलेगा, यूजुअली बर्नौली इक्वेशन से मिलेगा या कॉमन सेंस से मिलेगा। यहाँ पे मेरे को कॉमन सेंस से पता चला कि दोनों जगह पे प्रेशर इक्वल होना चाहिए, ये वाली लॉजिक से। ठीक है, और फिर मैं बर्नौलीज जब लगा रहा हूँ, बर्नौलीज का जो रो GH है, बर्नौलीज इक्वेशन में जो रो GH है, यू शुड नॉट थिंक दैट दिस इज added to pressure to give some other pressure. This is all the pressure. This is a gravitational energy term. This is not P plus rho GH going down. This is something rho GH going up. The higher point has this value. Are you guys understanding? So basically it's potential energy. It is potential energy. Be very clear on this. This is the gravitational potential energy term. ठीक है, रुक जाओ, मैं इसको और इलेबोरेट करता हूँ अभी, इसके बाद एग्जांपल देके तुम्हें क्लियर हो जाएगा। पहले इसको कर लेते हैं। तो सिचुएशन हमारा ये हो गया है कि P पे मैंने लगाया, दिस इज एट P, और Q पे अगर मैं लगाऊंगा तो उधर मैंने कह दिया कि प्रेशर उधर भी P है। ये मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि फ्री फॉल में है, और उधर हाफ रो V स्क्वायर है, हाफ रो U स्क्वायर, और उधर रो GH है, रो GH। सो सी, रो GH कौन सी साइड पे है? रो GH उस पॉइंट ऊपर है, ना कि स्टैटिक प्रेशर के केस में जहां पे रो GH उस साइड पे होता है जो नीचे होता है। स्टैटिक प्रेशर में हम बोलते हैं नीचे का प्रेशर इज ऊपर का प्रेशर प्लस रो GH, तो इसमें आता है प्लस रो GH, वो अलग चीज होती है। यहाँ पे रो GH इस पे आ रहा है क्योंकि ये ऊपर है, ये ग्रेविटेशनल एनर्जी वाला रो GH। ठीक है, इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा V इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2GH का रूट, और फिर जो है उसके बाद कंटिन्यूटी का इक्वेशन लगा दो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाएगा। Continuity at P and Q. A U equals to A prime V. V equals to A prime equals to A U by V, यानी A U by root of U square plus 2GH. That's your answer. So you can see that the cross sectional area has decreased. This is less than A because of the fact that the speed has increased. Correct? मैं जो बात कह रहा था वो ये था। अच्छा, पहले एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, तुम लोग इसको ट्राई करो। ये एक सिरिंज है, ठीक है, जिसमें यहां से छोटा सा होल है, नोजल है, इधर में पिस्टन है, ये तुम्हारा आइडियल लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है, और इसको एक F फोर्स लगाया जाएगा, इधर से पिस्टन को प्रेस किया जाएगा। जो भी सिरिंज लगा रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, वैक्सीन लगा रहा है, उसका थंब का प्रेशर है ये, ठीक है। और फिर लिक्विड यहाँ से या वैक्सीन यहाँ से इजेक्ट होगा एट सम स्पीड। लेट्स से कि पिस्टन का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो कैपिटल ए है, और नोजल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो स्मॉल ए है, ठीक है। और ग्रेविटी का कोई रेलेवेंस नहीं क्योंकि ये सब हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो ऐसे भी कोई वेरिएशन नहीं लेना है। नो ग्रेविटी एनवायरनमेंट है, वी डोंट रियली केयर अबाउट ग्रेविटी। फोर्स कांस्टेंट है, F इज अ कांस्टेंट फोर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ efflux of the vaccine. efflux, स्पीड ऑफ efflux एक कॉमन टर्म होता है फ्लूइड फ्लो में। जब कोई लिक्विड किसी छोटे से एरिया या नोजल या होल से हाई स्पीड पे इजेक्ट हो रहा होता है, लाइक अ वैक्सीन कमिंग आउट ऑफ द नोजल ऑफ अ सिरिंज, और या वो जो होली का
पिचकारी में से निकल रहा होता है, या किसी रॉकेट में से, नोजल में से फ्यूल का गैशियस फॉर्म निकल रहा होता है, जब भी एक छोटा ओपनिंग में से एक गैशियस या एक लिक्विड फॉर्म में निकल रहा होता है हाई स्पीड पे, एरोसोल कैन है जो तुम डिओड्रेंट स्प्रे करते हो, वो सारी चीजों को बोला जाता है स्पीड ऑफ एफ्लक्स। एफ्लक्स मतलब फ्लक्स होता है फ्लो, और एफ होता है आउट। जैसे इनफ्लक्स होता है, आउटफ्लक्स होता है, तो आउटफ्लक्स का ही एक फॉर्म है एफ्लक्स। तो एक कॉमन यूजेज है, यू विल सी इट इन मेनी प्लेसेस, डोंट बी कंफ्यूज, दे सिंपली मीन द स्पीड एट विच इट इज कमिंग आउट। सर हमें ठीक है, फ्लक्स को तो नंबर ऑफ फ्लो पर यूनिट एरिया ऐसा बोलते हैं ना? वो अलग चीज है। यहाँ पे वो टेक्निकली इस तरीके से डिफाइन नहीं है, क्वांटिटेटिवली डिफाइन नहीं है। यहाँ पे बस क्वालिटेटिव बात हो रही है कि फ्लक्स का मतलब है फ्लो। ओके सर। वो जो तुम बोल रहे हो वो भी एक करेक्ट चीज है। जब ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस करना होता है फ्लूइड फ्लो में, या इन एनीथिंग दैट इज रिजेंबलिंग फ्लूइड फ्लो, like for example electrical fields, magnetic fields, they also, field lines also look like flow, then you have to kind of see what is the density of field lines per unit area and so on. Over there we quantify flux as a mathematical, I mean there is a numerical value that it has. Even in fluid flow it has a numerical value, but we are not really interested in it right now. I mean, in fact, I will tell you what flux is in very basic terms, but usually you will not be seeing it in that form. You will not be concerned with its numerical value mostly. तो अब इस प्रॉब्लम में तुम लोग ही चूज करो 2 पॉइंट्स अप्रोप्रिएटली, जहां पे तुम्हें मैक्सिमम चीजें पता हो, प्रेशर प्रेशर पता हो, और फिर वहां पे तुम लिख सकते हो अपना। ये भी अज्यूम कर लो कि पिस्टन moves with negligible speed. ऑल्दो पिस्टन भी एक रीजनेबल स्पीड पे चलता होगा, जब तुम वैक्सीन लगाओगे किसी को तो तुम्हें दिखेगा पिस्टन जाता हुआ, लेकिन यूजुअली जब आइडियलाइज relative to the vaccine coming out itself, the piston moves very slowly. तो यूजुअली जब एफ्लक्स काफी फास्ट है और पिस्टन धीरे चल रहा है, तो उसके रिलेटिव स्केल पे हम कह सकते हैं कि पिस्टन हार्डली चल रहा है। ठीक है, तो पिस्टन मूव्स विद नेग्लिजिबल स्पीड ले लो तुम, ये अप्रोक्सीमेशन ले लो। और अगर तुम ये ले लोगे तो एक्चुअली तुम देखोगे नोजल एरिया भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पर। वैसे मैं इसका एक वर्जन तुम्हें सॉल्व करके दिखाऊंगा जिसमें मैं दोनों ले लूंगा, फिर उस पर अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा, पर तुम लोग अभी मान ही लो दोनों चीजें। पीएटीएम तो देख कैंसिल होने वाला है, इधर भी है इधर भी है। रोजी एच भी कैंसिल होगा। हाँ करेक्ट, रिदम करेक्ट आंसर है तेरा, आइविन करेक्ट आंसर है तेरा, पिनाक करेक्ट आंसर है, परिजात करेक्ट आंसर है। तुम लोगों में से पीछे कुछ लोगों को मैंने करेक्ट बोला, आई थिंक देख लेना एक बार आइविन और रिदम कि तुम्हारा ए जो है वो न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में, इट शुड बी इन द डिनोमिनेटर। नहीं, स्पीड ऑफ द फ्लक्स विल नॉट बी, आई मीन द वैक्सीन विल कम आउट एट अ नॉन एट अ डिसेंट, नॉट नेग्लिजिबल। चिन्मय करेक्ट है, A56। This is moving really slowly, so you can ignore this speed, but this will come out reasonably fast. Arnav correct है, A50। प्रणव तेरा आंसर मैंने देखा नहीं, फिर से एक बार लिख दे। एक्चुअली आई हैव टू लुक एट द फोन कॉन्स्टेंटली फॉर एनी चैट्स दैट आर कमिंग, तो मिस हो जा रहे हैं बीच बीच में अगर बहुत सारे आ रहे हैं, बट भेजो तुम प्रणव, मैं देखता हूँ। तेजस करेक्ट है,
वरुण तेरा नहीं, तेरा करेक्ट नहीं है। प्रणव तेरा आंसर में स्मॉल ए भी तूने लिया है क्या? उसको फिर इग्नोर कर सकता है तू ए के सामने, मतलब ए कैपिटल कॉमन निकाल के और फिर ए बाई ए को जीरो कर सकते हो, स्मॉल ए बाई कैपिटल, फिर शायद करेक्ट आ जाएगा। और कोई और भी आंसर लिखा था जिसका ए डिनोमिनेटर में आ रहा था, वो चेक करो। सॉरी, न्यूमरेटर में आ रहा था एफ के साथ, वो गलत है, डिनोमिनेटर होना चाहिए। कैंसिल इसलिए होगा क्योंकि तुम यहाँ पर भी पॉइंट जस्ट आउटसाइड पकड़ोगे। मिताली करेक्ट है। जस्ट इनसाइड द नोजल तुम्हें प्रेशर पता नहीं होगा, वो बहुत डिफरेंट होगा, सडन चेंज होगा वहां पे, तो इसलिए तू ले नहीं सकता है वो प्रेशर, तो तू जस्ट आउटसाइड वाला पॉइंट लेगा और वहां पे प्रेशर पीएटीएम ही होगा और यहाँ पे प्रेशर पीएटीएम प्लस ही होगा, व्हाटएवर आ रहा है, पीएटीएम दोनों टर्म्स में आएगा। सर पीएटीएम 0 है ना? पीएटीएम नॉन जीरो भी ले लो तो भी कैंसिल होगा दोनों तरफ से। सब चैट देख रहे हो? नहीं अभी तो नहीं देख रहा हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो पॉइंट पिक करने हैं। एक पॉइंट मैं लूंगा जस्ट पिस्टन के बाजू में और दूसरा पॉइंट मैं लूंगा जस्ट फ्लो के बाहर, नोजल के जस्ट बाहर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, और मान लो ये P है और ये Q है और दोनों को मैं सेम हाइट पे ले रहा हूँ, मतलब पिस्टन के मिड पॉइंट पे ले रहा हूँ। वैसे भी ग्रेविटी नहीं है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसे कोई वेरिएशन ऑफ प्रेशर है ही नहीं। ठीक है, तो अब देयरफॉर इफ आई नाउ राइट बर्नौलीज इक्वेशन, कंटिन्यूटी लिखने का अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि नोजल का एरिया नेग्लिजिबल है और इसका स्पीड नेग्लिजिबल है। अगर तुम ले भी लेते तो कंटिन्यूटी का इक्वेशन तुम ऐसे लिखते, कंटिन्यूटी एट क्या चीज 0 = 0 टाइप्स। हाँ, बेसिकली तुम लिखते एरिया ऑफ पिस्टन इनटू स्पीड ऑफ पिस्टन इक्वल्स टू एरिया ऑफ नोजल। ठीक है, और मान लो जिस स्पीड से बाहर निकल रहा है इसको बोलो वीई, वी ऑफ एफ्लक्स, तो वीई लिखते हैं। तो therefore V efflux by V of piston would be the same ratio as capital A by A। अब क्योंकि ये नेग्लिजिबल है
यानी नोजल बहुत छोटा है पिस्टन के सामने, तो ये नंबर बहुत बड़ा है, तो ये नंबर भी बहुत बड़ा है। तो वो तुम कैसे भी इंटरप्रेट कर लो, बेसिकली मतलब ये है कि एफ्लक्स का स्पीड पिस्टन के स्पीड से बहुत ज्यादा है, टू द एक्सटेंट दैट पिस्टन कैन बी अज्यूम्ड टू बी मूविंग विद नेग्लिजिबल स्पीड। तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। अब बर्नौलीज इक्वेशन लिख लो, मतलब रफली स्पीकिंग हम ये कह रहे हैं कि पिस्टन रेस्ट पर है। अब बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे। तो जब P का तुम लिखोगे तो वहां पे क्या प्रेशर होगा? एक तो P ATM होगा और प्लस F बाय A भी होगा। ये पूरा प्रेशर टर्म है एट P ATM तो है, यहाँ से एटमॉस्फेयर बॉम्बार्ड कर ही रहा है उसको, और प्लस पिस्टन पे तुम धक्का मार रहे हो F से, जो उसके एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है A पे, तो उसका लोकलाइज प्रेशर जो है F बाय A भी। ये पूरा का पूरा प्रेशर टर्म है एट P, प्लस रो हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH। समझ गए दोनों जीरो क्या है? equals to P ATM here just outside plus half rho V efflux square plus rho G, जिसका भी जीरो है। This is at Q, this is at P। P ATM कैंसिल हो गया, मतलब कि ये सिरिंज को, ये वैक्सीन को, ये सिरिंज को चलाने के लिए चाहे तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में करो चाहे वैक्यूम में करो, एफ्लक्स स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो दोनों तरफ से एटमॉस्फेयर प्रेसिंग कर रहा है, तो वो कैंसिल आउट होने वाला है। अल्टीमेटली तुम्हारा फोर्स, पिस्टन का एरिया और वैक्सीन का डेंसिटी डिसाइड करेगा कि कितना फास्ट निकलेगा, जो कि तुम देख सकते हो यहाँ से। Therefore, V efflux will turn out to be 2F by rho A का root. That's your answer. Makes sense, because the harder you press on the piston of the syringe, the faster you can make it come out. The smaller the area of the piston for the same force and the same density of vaccine, the smaller the area of the piston, the faster it will come out. हो सकता है तुमको लगे कि ये तो सही नहीं है, ठीक है? And of course, the bigger the density of the vaccine, the slower it should come out. For the same piston area, for the same force being applied, a less dense liquid will come out faster. पानी को सिरिंज से, मतलब अल्कोहल या पानी को इसमें से शूट करोगे तो with the same force ज्यादा फास्ट निकलेगा। रिलेटिवली अगर हनी को इसमें से शूट करोगे तो उतना फास्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि डेंसर लिक्विड है वो, ठीक है? मेक सेंस? Sir, when we consider the piston equilibrium, we have to consider the PATM also, right? हाँ करेक्ट। So then F by A plus rho ATM by A नहीं होगा? नहीं, PATM तो खुद प्रेशर ही है ना डायमेंशनली, और F by A प्रेशर है। Oh yes sir. अब इसको ऐसे ओरिएंट करके देखो जरा, यही प्रॉब्लम को तुम लोग इसमें एक चीज देखोगे अब, कि अगर मैंने इसी सिरिंज को वर्टिकली होल्ड कर लिया, सेम प्रॉब्लम है, वही सिरिंज है, और कोई पिस्टन नहीं है, ठीक है? और मान लो ये जो है H हाइट है करंटली वैक्सीन का, डेंसिटी उसका रो है, टॉप का एरिया A है, और ग्रेविटी है यूनिफॉर्म पॉइंटिंग डाउन। तो अब जो हमारा वैक्सीन निकलेगा, अजम्पशंस वही हैं जो पिछले प्रॉब्लम के थे। ये हार्डली मूविंग है, ये हार्डली मूविंग इसलिए क्योंकि नोजल बहुत छोटा है, तो इसका थोड़ा सा चलने से ही इसमें से बहुत फास्ट निकलता है, तो इसके रिलेटिव वो हार्डली मूविंग है। ये हमेशा ट्रू होता है जब भी निकलने वाला ओरिफिस जो होता है वो छोटा होता है, और जो चीज पुश कर रही होती है जहां से आ रहा होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो इसके रिलेटिव स्पीड को जीरो माना जा सकता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन से अगर तुम AV इक्वल टू AV करोगे तो इधर का एरिया नेग्लिजिबल है, तो उधर का स्पीड नेग्लिजिबल होना चाहिए, राइट? तो अब तुम लोग फाइंड करो और देखो क्या डिफरेंस आ रहा है। अब ये वैक्सीन निकल रहा है अपने ही वेट के कारण। हॉरिजॉन्टल में तो हम इसको प्रेस करके निकाल रहे थे, वर्टिकली ओरिएंट किया है तो अपने वेट के कारण ही बाहर निकल रहा है।
तो take the same approximations as in the previous problem, find the efflux velocity. So Path correct. nozzle का height won't matter. नहीं, nozzle का मान लो कि I mean nozzle का height will matter, but let's say nozzle is negligible in height. इतना सा nozzle है. Okay. करेक्ट है. हाँ, पार्थ करेक्ट है. स्नेक करेक्ट है. अर्नव करेक्ट है. A50. ओम करेक्ट है. A70. परिजात करेक्ट है. रिदम करेक्ट है. श्रेया करेक्ट है. चिन्मय करेक्ट है. A56. पिनाक करेक्ट है. भव्य क्वेश्चन ये है कि वही पिछला वाला ही सिरिंज है. तेजस करेक्ट है. पिछला वाला ही सिरिंज है, लेकिन अब उसको अपसाइड डाउन कर दिया अंडर ग्रेविटी. नहीं हर्षित, 0 नहीं है करेक्ट. और वो खुद से अपने वेट के कारण निकलेगा. अब कोई पिस्टन नहीं है जिससे उसको दबा रहे हैं, अब ग्रेविटी के कारण वो नीचे से निकलेगा. तो वो तुम्हें फाइंड करनी है स्पीड. विनायक करेक्ट है आंसर. C157. So the A2 is negligible. हाँ, this is negligible area. Therefore, that is negligible speed. Ivan correct answer है. नहीं तने करेक्ट नहीं है, चेक करो फिर से. शानिया करेक्ट है. मुक्ता करेक्ट है. श्रिया इज करेक्ट है. तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको. चलो फिर. अवनीश करेक्ट है. इसमें जो 2 पॉइंट्स लेने हैं वो क्या लेने हैं? जस्ट आउटसाइड एंड राइट एट द सरफेस. ठीक है. तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है. कंटिन्यूटी इक्वेशन का मतलब ये है कि सरफेस की स्पीड 0 है. एक्चुअली अब इस प्रॉब्लम को मैं लेके करता हूँ सारे वेरिएबल्स, और फिर तुम देखो कैसे आंसर आता है. मान लो कि सरफेस आ रहा है नीचे VS से, V सरफेस, और लिक्विड निकल रहा है VE से, और नोजल का एरिया जो है या होल का एरिया जो है वो स्मॉल a है और ये कैपिटल A है. बाद में लगाऊंगा मैं अप्रोक्सीमेशन कि A इज मच बिगर देन स्मॉल a.
तो पहले कंटिन्यूटी की इक्वेशन जब लगाएंगे तो वो बनेगी AVE equals to AVS, their area and speed there equals to nozzle area and speed from nozzle. और बर्नौलीज इक्वेशन जब लगाएंगे तो इसको ही जीरो ऑफ ग्रेविटी ले लो जहां से ये निकल रहा है। तो पहले यहाँ पे अगर तुम लिखोगे तो निकल रहा है एटमॉस्फेयर में तो PATM प्लस हाफ रो VF फ्लक्स स्क्वायर प्लस रो जी जीरो है इक्वल्स टू टॉप पे क्या है, उधर भी PATM है, ऊपर खुला है टू एटमॉस्फेयर। अब इस पे भी अगर तुमने पिस्टन लगा दिया होता और उस पे तुम F फोर्स लगा रहे होते तो इसमें PATM में फिर वो भी ऐड हो जाता है F बाय, और प्लस अब उसका मास भी होता तो उसका mg भी ऐड हो जाता। हॉरिजॉन्टल में उसका, हॉरिजॉन्टल केस में उसका मास रेलेवेंट नहीं था क्योंकि उसका mg नीचे एक्ट करता है, लिक्विड पे तो नहीं एक्ट करता है। लेकिन वर्टिकल सीरीज में पिस्टन का वेट भी इस पे एक्ट करेगा और अगर एडिशनल तुम फोर्स लगा रहे हो वो भी उस पे एक्ट करेगा और एटमॉस्फेयर भी उस पे एक्ट करेगा, तो तीन चीजें उस पे एक्ट करेंगी यहाँ पे। अभी इस केस में पिस्टन ही नहीं है तो केवल एटमॉस्फेयर है। प्लस हाफ रो वी सरफेस स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये बर्नौलीज इक्वेशन हो गया। मुझे वीई चाहिए तो वीएस को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वीई के टर्म्स में यूजिंग दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इंप्लाइज वीएस इज इक्वल्स टू ए ओवर ए वीई। और ये वीएस की वैल्यू मैं यहाँ डाल देता हूँ। PATM कैंसिल हो गया, रो भी उड़ा दो, तो देयरफॉर तुम्हारे पास वीई आ जाएगा और वी आ जाएगी √2g ओवर 1 माइनस a स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ये तो इसकी प्रॉपरली करेक्ट वैल्यू है, इस स्पीड से ये नोजल में से निकलेगा। एडिशनली आप जब बोलते हैं फिर, जो मैं इन दोनों प्रॉब्लम्स में तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि भाई नोजल जो है बहुत छोटा है पिस्टन से, इट्स अ वेरी स्मॉल नोजल और होल, ये अगर वो बोलते हैं प्रॉब्लम में वो लिखेंगे नहीं कि तुम ले लो कि A is much smaller than A, they will just indirectly hint at it, it's a small hole, a small nozzle or a large piston बोलेंगे, something like that. All of these are indirect hints that you are supposed to take this approximation. Don't look for the actual approximation to be directly stated to you कि भाई take A is much less than A, हो भी सकता है, but usually it will be somewhat indirectly communicated via the language itself कि the nozzle is really small, the nozzle is very small or the piston is very large or something like that. तो अब क्योंकि ऐसे लिखा हुआ है तो therefore मेरा जो VF flux आ जाएगा approximately to a good enough approximation, the smaller the nozzle compared to the piston, the more correct this approximation is what all of you are getting. सर स्क्रीन बहुत ज्यादा ही ब्लर है। ऐसा सबके लिए हो रहा है क्या ब्लर काफी? सर अभी ठीक हो गया। ठीक है, थोड़ा रुक जाता हूँ मैं। बीच में हाँ ब्लर है सर। हाँ रुक जाते हैं, आधा मिनट रुक जाते हैं। हाँ ठीक है, रुक जाओ एक सेकंड, गिव इट अ मिनट, यूजुअली ठीक हो जाता है। Is it any better? Not much, sir.
ठीक है, तो ये तुम लोगों को आ गया ऑलरेडी और ये इससे आया। लेकिन अब मोस्टली क्या होगा, जब तुम्हें प्रॉब्लम दिया जाएगा तो यूजुअली वो ये अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे, दे विल हार्डली यू विल सी दिस फॉर्म। आई मीन मोस्ट प्रॉब्लम्स जो होते हैं इसके, और ये केवल सिरिंज के लिए, मतलब सिरिंज इज एन एग्जांपल या नोजल इज एन एग्जांपल या व्हाटएवर, आई मीन इट कैन बी अ टैंक दैट इज एम्प्टीइंग वाया होल। मोस्टली तो ये होता है कि एक टैंक है या कंटेनर है पानी का और उसमें बॉटम पे एक छोटा होल कर दिया और उसमें से पानी निकल रहा है, तो उसका वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जो है वो √2gh होता है। बाय द वे इस रिजल्ट को टॉरिसेलिस थ्योरम कहते हैं फॉर व्हाटएवर रीजन, but if you see that phrase somewhere, don't be confused. It's simply the fact that it comes out at √2gh. That is itself Torricelli's theorem. So Sir, only if the orifice is negligible in area, right? only if the hole or the orifice is negligible in area compared to the top of the thing. अच्छा, अब एक चीज इसमें ये देखो, इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि this result is different from the prior result in the sense कि इसमें इसका डेंसिटी नहीं आ रहा है। यानी ये हनी हो या पानी हो, ये सेम ही स्पीड से इसमें से निकलेगा as long as you keep them to the same height. While in the previous case, honey would have come out slower from that syringe. Held horizontally and pressed, water would have come out much faster than honey. Why is that the case? ग्रेविटी और हाइट सेम है, एनर्जी सेम है। बेसिकली उधर में ड्राइविंग फोर्स दोनों पे सेम था, हमारा फोर्स, लेकिन तो ऑब्वियसली फोर्स दोनों पे सेम था, लेकिन हाँ करेक्ट तो बोल रहे हैं तेजस, वही मैं भी बोल रहा हूँ, वहां पे फोर्स सेम था दोनों पे, लेकिन फिर नेचुरली जो ज्यादा हेवियर या ज्यादा मैसिव या ज्यादा इनर्शियल है उसका एक्सेलरेशन कम होगा इन द सेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, राइट? सो दैट शुड कम आउट स्लोअर। यहाँ पे फोर्स उसके खुद के वेट के कारण ये राइज हो रही है, इट इज ग्रेविटी इटसेल्फ दैट इज पुलिंग द थिंग डाउन, सो द डेंसर लिक्विड while it is harder to move is also more heavy, so those factors cancel each other out. जो लाइटर है उस पे कम फोर्स भी लग रहा है, लेकिन उसको निकालना भी इजी है क्योंकि उसका मास कम है, इनर्शिया कम है, क्योंकि उसी प्रोपोर्शन में, तो फोर्स मास के प्रोपोर्शनल है, and therefore they all come out, whether it's water, honey, tar, any idealized liquid will come out of this hole as long as you keep the height the same at the same speed of efflux. Then it doesn't depend on the density of the liquid, right? The other thing is कि अच्छा, इससे बाय द वे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो कंटेनर है इसमें ये होल बॉटम पे होना जरूरी नहीं है, मतलब इट नीड नॉट बी एट द बॉटम फेस इटसेल्फ, इवन इफ इट्स टू द साइड इट विल स्टिल कम आउट विद √2gh, क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन जब तुम लगाओगे तो वैसा ही दिखेगा, कोई इसमें चेंज नहीं आ जाएगा, जस्ट बिकॉज द नोजल इज पॉइंटिंग दैट वेज और दैट वेज or this ways will make no difference to these equations, right? The only thing that matters as the liquid comes out of a particular hole is how much liquid is above it. H जो होता है वो होल के ऊपर कितना लिक्विड का हाइट है वो होता है ये H। तो नेचुरली अगर कोई होल यहाँ पर होगा जिसके ऊपर आधा ही लिक्विड है तो उसमें से कम स्पीड से निकलता होगा, तो बेसिकली अगर तुम इसमें होल 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 करके पोक कर दोगे तो तुम देखोगे कि सबसे फास्टेस्ट जो है इसमें से निकलेगा प्रोजेक्टाइल सबसे बड़ा होगा और सबसे स्लोएस्ट इसमें से निकलेगा। लेकिन अब बात यह है कि अगर ये टेबल पे रखा होगा तो ये फास्टेस्ट तो निकला है लेकिन सबसे नीचे भी है, तो इसके पास टाइम कम है बिफोर इट हिट्स द टेबल, सो इसका रेंज बहुत ज्यादा नहीं होगा। नहीं, एंगल पे भी कोई मैटर नहीं करेगा, ओनली इज कि होल के ऊपर कितना पानी है। फिर इससे ऊपर वाला जो है थोड़ा स्लोअर है लेकिन उसके पास टाइम ज्यादा है तो थोड़ा दूर तक जाएगा, ये थोड़ा और दूर तक जाएगा, ये थोड़ा और दूर तक जाएगा, फिर ये उतना ही दूर तक जाएगा, फिर उसके बाद इफेक्ट उल्टा होने लगेगा। अब क्या है कि टाइम ज्यादा है लेकिन स्पीड बहुत कम है, दो कंपीटिंग इफेक्ट है, राइट? तुम लोग समझ रहे हो? यस सर। नीचे वाले जो होल्स हैं उनमें से काफी तेज निकलता है लेकिन बहुत जल्दी गिर जाता है ग्राउंड पे क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट कम है उसका, तो इसलिए उसकी रेंज ज्यादा नहीं हो पाती है। ऊपर वाले का टाइम बहुत है गिरने का लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए उसकी रेंज ज्यादा नहीं हो पाती, तो उधर भी रेंज कम है इधर भी रेंज कम है, तो बीच में कहीं मैक्सिमाइज होती है रेंज, राइट? तो अगर मैं बोलूं कि मैंने इनफाइनाइटली मैनी होल्स कर दिए हैं, देन कैन यू फाइंड द डेप्थ? अगर ये पूरा जो है h है, h/2, करेक्ट, इट टर्न्स आउट कि h/2 पे जो होल होता है वही तुम्हें r max देता है,
ये वैसे कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है फाइंड करना। तुम x के टर्म्स में लिख लो कि x डेप्थ पर है, तो उसमें से निकलता हुआ √2gx से निकलेगा, और बचा हुआ डिस्टेंस जो है h - x होगा, और फिर उसका टाइम ऑफ लाइट निकालो ½ करके, और फिर उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स मल्टीप्लाई करके रेंज करके, और फिर रेंज आ जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ x, फिर उसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दो तो मैक्सिमम आ जाएगा तुम्हारे पास। तो जो होल मिडवे है उससे तुम्हें मैक्सिमम रेंज आती है, उससे ऊपर वालों की रेंज कम हो जाती है बिकॉज दे आर नॉट कमिंग एज फास्ट इवन दो दे हैव लॉन्गर टू हिट द टेबल। उससे नीचे वालों की रेंज इसलिए कम हो जाती है बिकॉज ऑल्दो दे आर कमिंग रियली फास्ट दे हैव लेस टाइम बिफोर दे हिट द टेबल। ठीक है सर अगर ऐसा है कि बीकर को एक टेबल के ऊपर रखा और फिर बाद में होल्स किए, हाँ लाइक मतलब टेबल 1 मीटर लेंथ हाइट का है, हाँ तो सर सबसे नीचे वाला सबसे दूर जाएगा ना, वो लाइक डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऐसे? नहीं, क्योंकि इवेंचुअली किसी तो सरफेस पे हिट करेंगे ही, तो अल्टीमेटली अगर तुम बोलो कि वो सरफेस नीचे जिस पे गिरने वाले वो इतना दूर है कि ये हाइट के सामने वो बहुत दूर है, ये मैटर नहीं करता कि ये वाला टाइम ऑफ लाइट कितना है, तो हाँ फिर ये तुम कह सकते हो कि ये फर्देस्ट जाएगा फिर सबसे नीचे वाला। ठीक है सर। तो ये चीज है जो तुम फाइंड कर सकते हो, और इसको मॉडिफाई कर सकते हो अलग अलग केसेस में। रिपीट द रीजन फॉर विच, सिद्धांत? रेंज डिक्रीजेस बिकॉज नीचे के जो होल्स हैं उनमें से निकल बहुत फास्ट रहा है, लेकिन वो ऑलरेडी नीचे है, तो टेबल उनके जस्ट नीचे है, तो उनका टाइम ऑफ लाइट कम है। टाइम ऑफ लाइट वर्टिकल पे डिपेंड करता है, कितना भी तुम फास्ट निकलो, अगर तुम्हारे पास टाइम कम है वर्टिकली स्पीकिंग तो तुम ज्यादा दूर नहीं पहुंचोगे। उसके ऊपर वाला थोड़ा कम स्पीड से निकल रहा है लेकिन टाइम ज्यादा है, तो उसकी रेंज थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो इधर रेंज कम है बिकॉज टाइम ऑफ लाइट कम है, इधर रेंज कम है बिकॉज हॉरिजॉन्टल स्पीड कम है। रेंज क्या होती है? रेंज होती है v हॉरिजॉन्टल इनटू टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट वर्टिकल से डिपेंड होता है। नीचे वाले होल्स में ये फैक्टर कम है, ऊपर वाले होल्स में ये फैक्टर कम है, तो बीच में कहीं इनका स्वीट स्पॉट आता है प्रोडक्ट का। ये तो जनरली फिजिक्स में होता है ना कि जब दो चीजों का प्रोडक्ट होता है और उनमें से एक चीज बढ़ रही होती है और एक चीज कम हो रही होती है, तो वो प्रोडक्ट की बेस्ट वैल्यू बीच में कहीं आती है। अगर मान लो सी है ए बी और ए इंक्रीजिंग है और बी डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो बीच में कहीं पे उसको स्वीट स्पॉट आता है जहां पे वो प्रोडक्ट मैक्सिमाइज हो रही होती है। ज्यादा उधर चले जाते हैं कि ए बहुत बढ़ा देते हैं तो बी बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए ओवरऑल चीज कम हो जाता है। ज्यादा इधर चले जाते हैं तो दूसरी तरफ से इफेक्ट हो जाता है। मैं ये कह रहा था कि तुम इसको फिर अडेप्ट कर सकते हो गिवन योर पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दैट कि ये दिया हुआ है, इसके ऊपर पिस्टन रख दिया, उसके ऊपर मास रख दिया, उस पर कुछ और फोर्स लगा दिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो देन यू कैन मॉडिफाई दीज इक्वेशंस बिकॉज यू कैन से कि let's say I have already atmospheric pressure and then the weight of the piston and then additionally I'm applying some force F. All of those things can be added on this side, right? Then the next thing to talk about here is that एक चीज जो मैं बोलने वाला था ना वो मैं यहाँ बोल देता हूँ। If you take let's say a container, यहाँ पे थोड़ा क्या है कि रियलिस्टिक बात हो रही है, ठीक है, so take it with a bit of this thing that is not something that you are supposed to know or that you will be asked questions on or that you should be able to analyze mathematically. It's really to give you a more complete understanding of what we are doing. मैंने तुमको बोला कि तुम फ्लो के केस में प्रेशर इक्वल्स टू P0 प्लस ρ GH नहीं लिख सकते हो। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इसके बॉटम पे छोटा सा होल है, पानी भरा हुआ है और ये अंडर ग्रेविटी नीचे आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि अगर तुम यहाँ पे कोई पॉइंट पकड़ो और यहाँ पे कोई पॉइंट पकड़ो, तो अगर तुम इनमें कंटिन्यूटी का इक्वेशन लगाओगे तो स्पीड्स में क्या रिलेशनशिप मिलेगा? सो होल बना है? नहीं, होल होगा नीचे, वो अलग है, तो पानी नीचे आ रहा है, लेकिन मैं 2 पॉइंट पिक कर रहा हूँ जो मेन टैंक के अंदर ही है, इधर और इधर। तो इक्वल होंगे ना दोनों? इक्वल होंगे, इन दोनों जगह पे फ्लो का क्रॉस सेक्शन एरिया आइडेंटिकल है,
तो बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे और यहाँ पे स्पीड बराबर होनी चाहिए, इसके लिए बर्नौलीज की जरूरत ही नहीं है, राइट? और क्योंकि ये क्या चीज, ऑल्सो रेस्ट पे भी है ना पूरा बीकर? हाँ पूरा बीकर रेस्ट पर है, और यही चीज इसमें हर जगह ट्रू है क्योंकि पूरे बीकर में यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो पूरे बीकर में जो फ्लूइड है हर जगह उसकी सेम स्पीड है, यानी ये जो पूरा मास ऑफ वाटर है ये सेम स्पीड पे चल रहा है, यानी नॉन एक्सेलरेटेड है। यू गाइस अंडरस्टैंड? इसमें यदि मैं इस पॉइंट P और Q पे, मान लो जिनके बीच में H का डिफरेंस है, या 1 और 2 ले लो, जिनके बीच में H का डिफरेंस है, मैं अगर पहले कंटिन्यूटी लगाऊं, क्या हुआ? अच्छा एक सेकंड, स्क्रीन चला गया। हाँ 1 सेकंड। मैं अगर कंटिन्यूटी का इक्वेशन लगाऊं तो मैं बोलूंगा A1V1 equals to A2V2, but since A1 equals to A2, therefore V1 equals to V2. और अब मैं जब बर्नौलीज लगाऊंगा इन दोनों के बीच में, तो मैं क्या लिखूंगा? इसी को तुम अपना H का 0 ले लो, तो यहां तुम लिखोगे P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल्स टू P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH। समझे तुम लोग? क्योंकि फ्लो में बर्नौलीज इक्वेशन इज द करेक्ट इक्वेशन, यू शुड ऑलवेज यूज ओनली बर्नौलीज एंड कंटिन्यूटी। अब क्योंकि तुम्हारा V1 इक्वल टू V2 आ गया है, तो तुम्हारा ये टर्म्स कैंसिल हो जा रहा है और तुम वो अपना स्टैटिक्स का फॉर्मूला रिकवर कर ले रहे हो। यू रिमेंबर दिस? यस सर। Yes, sir. ये एक नॉन एक्सेलरेटेड लिक्विड है, क्योंकि इसमें हर जगह सेम स्पीड है, तो इसमें कोई वेरिएशन ऑफ स्पीड नहीं हो रही है, तो ये बेसिकली कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इक्विलिब्रियम है, और हमारा ये रिजल्ट डिराइव हुआ था इक्विलिब्रियम अज्यूम करते हुए, तो नो वंडर कि तुम वो रिजल्ट वापस से आ रहा है। एक्चुअली ये रो GH ऐड हुआ था इस साइड पे एज अ ग्रेविटेशनल एनर्जी, but it ends up being the reason why P2 is bigger than P1. Correct? But अब तुम दूसरा एक केस ले लो कि मेरा कंटेनर इस टाइप से है, जैसा वो कॉफी बीन्स वाला है, तो यहाँ पे और यहाँ पे फ्लो चल रहा है, तो ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे A2 है और यहाँ पे A1 है, और ये जो है V1 से चल रहा है और ये V2 से चल रहा है, तो अगर मैं A1 V1 equals to A2 V2 करूंगा, since A2 smaller than A1, V2 will be bigger than V1. और फिर जब मैं बर्नौलीज इक्वेशन लगाऊंगा इन दोनों के बीच में, यानी ये वही हाइट का डिफरेंट H है, तो मैं क्या लिखूंगा? मेरा लिखा जाएगा सिचुएशन P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस 0, वही इक्वेशन यहाँ पर, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH. But since now V2 and V1 are not the same, in fact V2 is bigger than V1, you will find that P2 is actually smaller than P1 plus rho GH. ये समझ गए तुम लोग क्यों? यस सर। ये वाला टर्म इधर ले लो, और V2 V1 से बड़ा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो P1 प्लस रो GH से कम प्रेशर होगा यहाँ पर। H हाइट नीचे है, लेकिन क्योंकि ये एक्सेलरेटेड फ्लो है, यहाँ पे स्पीड V1 है, यहाँ V2 है, तो ये लिक्विड एक्सेलरेटेड है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचते पहुंचते स्पीड पिक कर रहा है। ये एक स्टैटिक, ये एक इक्विलिब्रियम वाला फ्लूइड नहीं है, इसलिए इस पे P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो GH वैलिड नहीं है। इनफैक्ट P2 इज लेस देन P1 प्लस रो GH। इन दिस केस ये लिक्विड जो है इक्विलिब्रियम में है, इवन दो इट्स मूविंग, बट इट्स मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, सो इवन बर्नौलीज इक्वेशन गिव्स यू द रिजल्ट दैट वी डिराइव्ड अर्लियर assuming equilibrium. So Bernoulli's is the general thing to do always in equilibrium problems. Sometimes you might get your statics ka equations, sometimes you might get other equations, and this is a special case जो हम पढ़ रहे थे, हाइड्रोस्टैटिक्स ये था एक सेंस में, लेकिन in dynamics when bodies of fluid are accelerated you will not get the same result as in statics. ठीक है, सबको समझ में आ गया चीज?
मतलब ओनली एट इक्विलिब्रियम हम वो लगा सकते हैं। हाँ करेक्ट, तुम बर्नौलीज लगाओ, फ्लो देखते ही तुम बर्नौलीज लगाओ बस, इक्विलिब्रियम इट्स होगा ऑलवेज या नहीं। एप्लीकेबल। हाँ ऑलवेज एप्लीकेबल है, उसी का स्पेशल केस आ जाएगा, इक्विलिब्रियम भी अगर इक्विलिब्रियम होगा और नहीं होगा तो जो आना है वो आ जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं, तुम क्या पूछ रहे हो हर्षित, ये कैसे आया या इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? कैसे आया तो मैंने दिखा दिया तुम्हें कैसे आया, कंटिन्यूटी लगाया और बर्नौलीज लगाया। V2 बिगर देन V1 है तो ये चीज इससे बड़ा है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो P1 प्लस ρgh प्लस नेगेटिव, तो P2 इज लेस देन दैट। मीनिंग उसका ये है, मीनिंग मैं बताता हूं, मीनिंग ये है कि एक सेंस में लिक्विड क्योंकि रुक रहा है कंटेनर के बॉटम से, देखो कंटेनर का बॉटम अगर खोल दोगे, पूरा खोल दो, करेक्ट, पूरा ही खोल दो इसको, तो फिर ये तो सेम रहेगा कंटिन्यूटी का इक्वेशन। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन में क्या होगा कि जो पीछे हुआ था फ्री फॉल वाले केस में, कि तुम कह सकते हो कि प्रेशर भी सेम होगा हर जगह, राइट, ये इक्वेशन भी खत्म हो जाएगी, जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। बेसिकली फ्रीली फॉलिंग लिक्विड अगर होगा तो उसके फ्रेम में जाने के लिए, अगर वो फ्रीली फॉल कर रहा है, तुमने पूरा बॉटम निकाल दिया तो पूरा लिक्विड फ्री फॉल करने लगा, तो उसके फ्रेम में जाने के लिए तुम्हें सूडो, वो जी से एक्सेलरेट कर रहा है नीचे, तो उसको फ्रेम में जाने के लिए तुमने जी अपवर्ड लगाया, सूडो जी ने रियल जी को कैंसिल कर दिया, तो बेसिकली लिक्विड वेटलेस हो गया, फ्रीली फॉलिंग लिक्विड इज लाइक वेटलेस लिक्विड, तो जी 0 हो गया, जी 0 होते ही P2 इक्वल टू P1 रिकवर हो गया। वो वैसे भी हम फिजिकल इंट्यूशन से समझ सकते हैं कि लिक्विड अगर फ्री फॉल में तो उसके अंदर प्रेशर वेरिएशन विद डेप्थ होने की जरूरत ही नहीं है। प्रेशर वेरिएशन विद डेप्थ इसलिए होता है क्योंकि ऊपर वाले लोग नीचे वालों पर पाइल कर रहे होते हैं, जब सभी गिर रहे हैं एक ही एक्सेलरेशन से तो कोई किसी पे पाइल नहीं कर रहा है। अब अगर तुम धीरे धीरे बॉटम लाते हो, लाइक सो स्टार्टिंग फ्रॉम हैविंग नो बॉटम you get to a situation where you will have full bottom, right? In that case somewhere you will have, and so finally जब पूरा बॉटम आ जाएगा तुम बंद कर दो, पूरा ही बंद कर दो, होल भी बंद कर दो, पूरा स्टैटिक्स कर दो, तो ये इक्वेशन ट्रू हो जाती है क्योंकि तुम उससे रोक के रख रहे हो उसको, इसीलिए यहाँ पे प्रेशर इससे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ का प्रेशर इज वहां का प्रेशर प्लस एडिशनल का वेट। इस केस में इट्स समथिंग इन बिटवीन, इट्स नीदर कंप्लीटली शट nor fully open. This liquid is neither completely at rest nor freely falling. तो जो यहाँ का प्रेशर है वो P1 से ज्यादा है लेकिन P1 प्लस ρgh से कम है। तुम लोग समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? I'm saying that in the freely falling scenario, and the completely shut scenario, ये फ्रीली फॉलिंग सिनेरियो है, लिक्विड जो है स्लिप करके बाहर आ गई पूरी। जो ऐसा सिनेरियो है, do you understand that it is somewhat in between these two scenarios? Yes, sir. है ना, मतलब इसको बंद ही कर रहे होते तो ये ट्रांजिशनल एक स्टेज है जिसके बाद पूरा बंद हो जाएगा। और अगर मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में P2 से मेरा मतलब है नीचे एक पॉइंट और P1 से, तीनों केस में P2 इज द लोअर पॉइंट, P2 इज द अपर पॉइंट, ये फुल्ली क्लोज्ड है नीचे से, ये फुल्ली ओपन है, इसमें P2 P1 के बराबर है। इसमें P2 P1 प्लस ρgh के बराबर है। तो इसमें P2 कहाँ होना चाहिए? somewhere in between. जैसे जैसे ये फ्रीली फॉल कर रहा है तो कहीं कोई प्रेशर नहीं है, सब जगह एक ही प्रेशर है। जैसे जैसे तुम बंद करते जा रहे हो तो तुम रोकते जा रहे हो, जैसे जैसे जितना रोकते जा रहे हो उतना रुकता जा रहा है मटेरियल और उतना पाइलिंग अप होती जा रही है ऊपर वाले लोगों की। तो ये एक ट्रांजिशनल स्टेज है जिसमें समवॉट पाइलिंग हो गई है, और ये फुल्ली स्टॉप्ड स्टेज है इसमें पूरा पाइलिंग हो गई। तो पूरा पाइलिंग में सारों ऊपर वाले सारों का वेट मेरे पे आ गया, इसमें ऊपर वाले किसी का वेट मेरे पे नहीं आ रहा है,
तो इसमें कुछ का आ रहा है, कुछ का नहीं आ रहा है, पार्शियली आ रहा है। डज इट मेक सेंस? Yes, sir. ठीक है, बट मेरा पॉइंट ये था इस चीज को इलस्ट्रेट करने के पीछे was to show you that the correct thing to do in flow problems is always to use the Bernoulli's equation, not to use this as a default, because this only works if the liquid is in an equilibrium state. फ्लो में भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, ये एक फ्लो कंडीशन है, होल में से निकल रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम में ये वाला पार्ट इसलिए क्योंकि हर जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेंटेन्ड है, तो उससे v1 v2 आ रहा है और पूरे में हर जगह v आ रहा है, तो ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट ही है. I mean, it's constant velocity but no acceleration, and therefore Bernoulli's as a special case is giving you the hydrostatic equation. This is called the hydrostatic. But in any other case, in the general case, when the liquid is accelerated, when different parts of it are moving at different speeds, Bernoulli's will give you the correct value of that pressure, which is not the same as the hydrostatic value of that pressure. And the reason is that this is somewhat, the liquid has been stopped. So it's somewhere in the middle of liquid freely falling and liquid completely stopped. सर वो सब बर्नौलीज में जो आपने इक्वालिटी से इनइक्वालिटी की, वो सर हाँ. मैथमेटिकली कैसे किया आपने? ये हाँ सर. ये बड़ा है ना इससे, देखिए ये तो लिखा ही है इस साइड में. यस सर. और ये इससे बड़ा है, v2 v1 से बड़ा है. हाँ. तो जब तू इसको इधर लाएगा तो हाफ रो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा पूरा. समझ गया सर. तो p1 प्लस रो gh प्लस सम नेगेटिव है p2, यानी p1 प्लस रो gh से कम है p2. सर आप इसकी पहले का पेज दिखा सकते हो? सर लास्ट में कम है, वो क्यों बोला वापस नहीं समझा? कौन सा चीज? सर वो नेगेटिव हुआ, फिर आपने कम क्यों बोला उसमें? होएगा ही ना, अगर मान ले a जो है वो b प्लस c है और c लेस देन 0 है, सो a लेस देन b है, तो a लेस देन b है. वही लिखा हुआ है, इतना तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है p2, और ये चीज पूरी नेगेटिव है जब ये इधर आ जाएगा तो. यस सर. तो p2 क्लियरली p1 प्लस रो gh माइनस समथिंग है. हाँ. तो p1 प्लस रो gh से तो कम ही है. हाँ अगर बराबर p1 सर, प्लस रो बराबर. gh माइनस. ठीक है, तो आज जो हम खत्म करते हैं यहाँ पे, तू देख ले पीछे वाला सर आप पेज. इसके पहले का पेज दिखा सकते हो? बाकी और किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें सो फार जो आज हमने किया है? सर इसके पहले का भी एक दिखा सकते हो? 3 पेज 3. मैं इसका फोटोज अभी डाल दूंगा ग्रुप पे. तो सबसे रिसेंट वाला दिखा सकते हो इसमें? रिसेंट वाला है ये. हो गया सर. हाँ सर, हो गया. ठीक है, ऑल राइट.